IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसे हिंदी में आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर आप लोग किसी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी करते हैं, वन डे एग्जाम में SSC बैंक रेलवे शिक्षक भर्तियां होती रहती हैं, पुलिस कांस्टेबल दरोगा SI के लिए होता रहता है, तो इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। और हर साल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इन संगठनों से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग IMF के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है उस पर भी बात करेंगे। इसका इतिहास क्या है IMF का, IMF के कार्य क्या है, प्रशासन किस तरह से होता है, एक विशेष क्या है, इस पर भी बात करेंगे। भारत और IMF के बारे में हम लोग बात करेंगे। और IMF की IMF में सुधार की बात होती रहती है। IMF और विश्व बैंक की तुलना करके भी हम लोग देखेंगे। IMF द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट कौन सी है, IMF जो पदाधिकारी होते हैं उस पर भी बात करेंगे। कोरोना महामारी के संदर्भ में IMF की क्या भूमिका रही उस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, दो शब्द आप लोग याद रखिएगा, 2-3 फैक्ट आप लोग वनडे एग्जाम के लिए खासकर याद रखिएगा। एक तो IMF की स्थापना कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 में। कब, 27 दिसंबर 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा, वॉशिंगटन DC USA में। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत, यहां से आप लोग जाएंगे तो यहां आप लोगों को वॉशिंगटन USA में देखने को मिल जाएगा। और 190 सदस्य हैं इसमें। और जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हो ना, उस समय जरूर चेक कर लिया करिएगा, कई बार बढ़ते रहते हैं, कोई जुड़ जाता है, कोई कम हो जाता है। 189 तो UN के हैं और एक कोसोवो है इसमें। तो यहाँ आप लोगों को वॉशिंगटन देखने को मिल जाएगा। ये न्यूयॉर्क है, ये वॉशिंगटन देखने को मिलेगा। अगर हम लोग IMF के उद्देश्य की बात करें, किसकी, उद्देश्यों की, तो आप देखिए वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, दुनिया भर में गरीबी को कम करना इसका उद्देश्य है। तो ये 4 फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए। अगर हम लोग IMF की इतिहास की बात करें तो आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अभिकल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। UN के बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उक्त सम्मेलन में 40 देशों ने एक साथ मिलकर आर्थिक सहयोग हेतु एक फ्रेमवर्क के निर्माण की बात की, ताकि प्रतिस्पर्धा और मूल्यांकन की पुनरावृत्ति से बचा जा सके, और जिसके कारण वर्ष 1930 के दशक व्यापी महामंदी जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। और जब तक कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं बनता, तब तक उसे विश्व बैंक की शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक में सदस्यता नहीं मिलती है। इस तरह के फैक्ट याद रखा करिएगा, नोट कर लिया करिएगा, प्रीलिम्स में पूछ लेगा आपसे। तो जब तक कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं बनता, तब तक उसे विश्व बैंक की शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक में सदस्यता नहीं मिलती है। और आप देखेंगे ब्रेटन वुड्स समझौते के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए IMF ने निश्चित विनिमय दरों पर मुद्रा परिवर्तन की एक प्रणाली स्थापित की और आधिकारिक भंडार के लिए सोने को US डॉलर प्रति ऑन्स गोल्ड पर 35 US डॉलर से प्रति स्थापित किया। वर्ष 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली अस्थायी विनिमय दरों की प्रणाली के समाप्त हो जाने के पश्चात IMF ने अस्थायी विनिमय दरों की प्रणाली को प्रोत्साहित किया, और देश अपनी विनिमय व्यवस्था को चुनने के लिए स्वतंत्र है, जिसका अर्थ है कि बाजार की शक्तियां एक दूसरे के सापेक्ष मुद्रा के मूल्यों को निर्धारित करती है। यह प्रणाली आज भी जारी है। वर्ष 1973 के तेल संकट के दौरान वर्ष 1973 और 1977 के बीच तेल आयात करने में 100 विकासशील देशों के विदेशी ऋण में 150% तक की वृद्धि हो गई, और जिसने आगे दुनिया भर में अस्थायी विनिमय दरों को लागू करना कठिन बना दिया। IMF ने वर्ष 1974 और 76
1974 से 76 के दौरान एक न्यू लैंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत की जिसे तेल सुविधा कहते हैं, और तेल आयातक राष्ट्रों एवं अन्य उधारदाताओं द्वारा वित्त पोषित यह सुविधा है और उन राष्ट्रों के लिए उपलब्ध है जो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण व्यापार संतुलन बनाए रखने में समस्याओं से गुजर रहे हों। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के प्रमुख संगठनों में से एक है। आईएमएफ की संरचना अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता एवं मानव कल्याण के उच्चतम मूल्यांकन के साथ संतुलित करने में सुविधा प्रदान करती है। इस प्रणाली को सन्निहित उदारवाद कहते हैं। आईएमएफ ने पूर्व सोवियत ब्लॉक के देशों की केंद्रीय योजना आधारित अर्थव्यवस्था को बाजार संचालित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। और आप देखेंगे 1997 के दौरान पूर्व एशिया में थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया और कोरिया तक एक वित्तीय संकट ने दस्तक दी और आईएमएफ ने इस संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक राहत पैकेज श्रृंखला की शुरुआत की ताकि उन्हें डिफॉल्ट से बचने, बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए सक्षम बनाया जा सके। और वैश्विक आर्थिक संकट 2008, तो आईएमएफ ने विश्वीकरण एवं पूरी दुनिया को आर्थिक तौर पर जोड़ने तथा निगरानी तंत्र को मजबूत करने हेतु प्रमुख पहलें की हैं। इन पहलों में स्पिल ओवर, जब किसी एक देश की आर्थिक नीतियां किसी अन्य देश को प्रभावित कर सकती हैं, को कवर करने और वित्तीय प्रणाली एवं जोखिमों के विश्लेषण की निगरानी हेतु कानूनी ढांचे का पुनर्निर्माण करना आदि शामिल था। अगर हम लोग आईएमएफ के कार्यों की बात करें तो वित्तीय सहयोग प्रदान करना, भुगतान संतुलन की समस्याओं से जूझ रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय भंडार की भरपाई करने, मुद्रा विनिमय को स्थिर करने और आर्थिक विकास के लिए ऋण वितरण करना। आईएमएफ की निगरानी तंत्र, तो यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का निरीक्षण करता है और एवं अपने 190 देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी करता है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में यह निगरानी किसी एक देश के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी की जाती है और आईएमएफ आर्थिक स्थिरता के संबंध में संभावित जोखिमों पर प्रकाश डालने के साथ ही आवश्यक नीति समायोजन पर भी सलाह देता है। क्षमता विकास, तो आप देखेंगे कि केंद्रीय बैंकों और वित्त मंत्रालयों, कर अधिकारियों एवं अन्य आर्थिक संस्थानों को प्रौद्योगिकी सहयोग और प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह राष्ट्रों के सार्वजनिक राजस्व को बढ़ाने, बैंकिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण करने, मजबूत कानूनी ढांचे का विकास करने, शासन में सुधार करने में सहयोग करता है और वित्तीय आंकड़ों एवं व्यापक आर्थिक रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करता है। यह राष्ट्रों को सतत विकास लक्ष्य की ओर प्रगति करने में भी आप देखिए सहयोग करता है। और इसके प्रशासन की बात करें तो बोर्ड ऑफ गवर्नर, इसमें एक गवर्नर एवं प्रत्येक सदस्य देश के लिए एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। प्रत्येक सदस्य देश अपने 2 गवर्नर नियुक्त करते हैं। यह कार्यकारी बोर्ड के लिए कार्यकारी निदेशकों के चयन या फिर नियुक्ति के लिए उत्तरदायी है। कोटा वृद्धि, विशेष आहरण अधिकार के आवंटन का अनुमोदन करना और नए सदस्यों का प्रवेश, सदस्यों की अनिवार्य वापसी और समझौते के अनुच्छेदों एवं उप नियमों की शर्तों में संशोधन। मंत्री स्तरीय समिति अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति और विकास समिति बोर्ड ऑफ गवर्नर को सलाह देता है। सामान्यतः आईएमएफ एवं विश्व बैंक समूह के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वर्ष में एक बार बैठक होती है। बैठक के दौरान उनके संबंधित संस्थानों के कार्यों पर चर्चा की जाती है। और आप देखिए मंत्रालय संबंधी समितियां 2 मंत्री स्तरीय आप देखेंगे समितियों द्वारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सलाह दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति आईएमएफसी में 24 सदस्य होते हैं जिन्हें 189 गवर्नर में से चुना जाता है और ये सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह समिति अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति के प्रबंधन पर चर्चा करती है। यह समझौते के अनुच्छेदों में संशोधन के प्रस्ताव पर भी चर्चा करती है। इसके साथ ही आप देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले अन्य सामान्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। विकास समिति की बात करें तो विकास समिति आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर एवं विश्व बैंक के 25 सदस्यों वाली एक संयुक्त समिति है। इस समिति की कार्य विकासशील देशों, उभरते बाजार एवं आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों पर आईएमएफ और विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर को सलाह देना है। यह विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतर सरकारी सहमति स्थापित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। कार्यकारी बोर्ड की बात करें तो यह 24 सदस्यों वाला एक बोर्ड है जिनका चुनाव बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा किया जाता है। यह आईएमएफ के दैनिक कार्यों का संचालन करता है और बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है।
और यह आईएमएफ स्टाफ के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था की वार्षिक स्थिति की जांच से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक नीतिगत मुद्दों तक आईएमएफ के कार्यों के सभी पहलुओं पर चर्चा करता है। सामान्यतः बोर्ड सहमति के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन कभी कभी औपचारिक मतदान भी किया जाता है। प्रत्येक सदस्य का वोट उसके बेसिक वोट एवं कोटा आधारित वोट के जोड़ के बराबर होता है। एक सदस्य का कोटा उसकी मतदान शक्ति को निर्धारित करता है। आईएमएफ के प्रबंधन की बात करें तो आईएमएफ के प्रबंधन निदेशक आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष एवं आईएमएफ का प्रमुख दोनों होता है। प्रबंधन निदेशक की नियुक्ति कार्यकारी बोर्ड द्वारा वोटिंग या सहमति के माध्यम से की जाती है। आईएमएफ सदस्यता की बात करें, कोई अन्य देश चाहे वह यूएन का सदस्य हो या ना हो, वह बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा निर्धारित शर्तों एवं आईएमएफ के अनुबंध शर्तों को अपनाकर इसका सदस्य बन सकता है। आईएमएफ की सदस्यता अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की सदस्यता के लिए एक शर्त भी है। कोटा सदस्यता हेतु भुगतान, तो प्रत्येक सदस्य देश आईएमएफ से जुड़ने पर कुछ मुद्रा का योगदान करता है, जिसे कोटा सदस्यता कहते हैं, जो देश की संपदा एवं आर्थिक प्रदर्शन पर आधारित होती है। जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी सदस्यों को एक वोट का अधिकार मिलता है, वहीं आईएमएफ में यह अधिकार एक कोटे के रूप में प्रदान किया जाता है, जो कि एक सदस्य एक वोट के बजाय कुछ कम या ज़्यादा भी हो सकता है। यह कोटा या मतदान अधिकार निम्नलिखित सूत्रों से निर्धारित किया जाता है। यह जीडीपी का भारित औसत 50% भारांक है। इसमें जीडीपी खुलापन, आर्थिक नीतियों में उदारीकरण 30% भारांक है इसका, और आर्थिक परिवर्तनशीलता 50% भारांक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार ये आप देखिए 15% भारांक है। सदस्य देशों की जीडीपी का मापन बाजार आधारित विनिमय दरों 60% भारांक एवं पीपीपी परचेजिंग पावर की बात हो रही, विनिमय दरों 40% भारांक पर आधारित मिश्रित जीडीपी के माध्यम से किया जाता है। और विशेष आहरण अधिकार एसडीआर आईएमएफ खाता की एक इकाई है, ना कि एक मुद्रा है। एसडीआर की मुद्रा कीमतों का निर्धारण यूएस डॉलर में मूल्यों को जोड़कर किया जाता है, जो बाजार विनिमय दर मुद्राओं की एक एसडीआर बास्केट पर आधारित होता है। मुद्राओं की एसडीआर बास्केट में यूएस डॉलर, यूरो, जापानी येन, पौंड स्टर्लिंग एवं चीनी रमेनबी वर्ष 2016 में शामिल हुई थी। एसडीआर मुद्रा के मूल्यों का दैनिक मूल्यांकन अवकाश को छोड़कर या जिस दिन आईएमएफ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बंद होता है। और एवं आप देखेंगे मूल्यांकन बास्केट की समीक्षा तथा इसका समायोजन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। कोटा को एसडीआर में इंगित किया गया है और सदस्य देशों का मतदान अधिकार सीधे उनके कोटे से संबंधित है। और आईएमएफ प्रत्येक सदस्य देशों को अपनी मुद्रा के विनिमय मूल्यों का निर्धारण प्रक्रिया को चुनने की अनुमति देता है, और इसके लिए आवश्यक है कि सदस्य देश अपनी मुद्रा की कीमतों का आधार स्वर्ण से तय न करते हुए और अन्य सदस्यों को मुद्रा कीमतों के निर्धारण की सूचना विधि पूर्वक करते हो। विशेष आहरण अधिकार की बात करें एसडीआर की, तो विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था, तो ये भी याद रखा करिएगा। और एसडीआर का मूल बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर किया जाता है। इस बास्केट में 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं। अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो है, चीन की मुद्रा है रेन मिनिम्बी, और जापानी येन है, ब्रिटिश का पाउंड है। नवंबर 2015 में संपन्न अंतरिक्ष समीक्षा के दौरान बोर्ड ने निर्णय लिया कि चीनी आरएमबी एसडीआर बास्केट में समावेशन के मानदंडों को पूरा करती है। भारत और आईएमएफ की अगर हम लोग बात करें तो मुद्रा के क्षेत्र में आईएमएफ द्वारा विनियमित अंतर्राष्ट्रीय विनिमय ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार में निश्चित रूप से सहयोग किया है। भारत इन लाभदायक परिणामों से इस हद तक लाभान्वित हुआ है कि स्वतंत्रता और विभाजन के बाद की अवधि में भारत में अत्यधिक संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति थी, और जिससे भारत में गंभीर भुगतान संतुलन घाटे की स्थिति उत्पन्न हुई है। भारत का भुगतान घाटा विशेष तौर कठोर विनिमय दर वाले देशों के साथ अधिक गंभीर स्थिति में था, और इसके अतिरिक्त वर्ष 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों से निपटने में आईएमएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। और इन परिस्थितियों में भारत को अपने आयात खाद्य तेल एवं उर्वरक की कीमतों में तेजी से वृद्धि के मद्देनजर आईएमएफ से कर्ज लेना पड़ा था। उदाहरण स्वरूप आईएमएफ की स्थापना से 31 मार्च 1971 तक भारत ने, आप देखेंगे,
810.5 करोड़ रुपए के मूल्यों की विदेशी मुद्रा का सहयोग कर्ज के रूप में प्राप्त करने कर उसका भुगतान किया गया है। और स्वतंत्रता के बाद आप देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास के लिए भारत को संचार विकास, भूमि सुधार योजनाओं एवं अपने विभिन्न नदी परियोजनाओं के लिए अधिक विदेशी पूंजी की जरूरत थी। बड़े पैमाने पर आवश्यक पूंजी की प्राप्ति निजी विदेशी निवेशकों से संभव नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में भारत द्वारा आवश्यक पूंजी की प्राप्ति अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अर्थात विश्व बैंक से कर्ज के रूप में की गई थी। और उपरोक्त आर्थिक संकट की स्थिति के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा वर्ष 1981 में भुगतान संतुलन के चालू खाते की स्थिति में भी बड़े पैमाने पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। और इस प्रकार आप देखिए, भारत में आईएमएफ की विशिष्ट सुविधाओं का लाभ उठाया और जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का समावेशी आर्थिक विकास था और जिससे आर्थिक विकास के साथ ही साथ लोगों के सामाजिक स्तर में सुधार कर मानव विकास की स्थिति प्राप्त करना था। और आप देखिए, अक्टूबर 1973 से तेल कीमतों में वृद्धि के कारण भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति असंतुलित हो गई। तब इस समस्या से निपटने हेतु आईएमएफ द्वारा गठित एक विशेष कोष के माध्यम से तेल की सुविधा का प्रयोग किया गया था। वर्ष 1990 के दशक के प्रारंभ में जब भारत में मात्र 2 सप्ताह का सुरक्षित विदेशी मुद्रा कोष बचा, आमतौर पर विदेशी मुद्रा कोष का सुरक्षित न्यूनतम भंडार 3 महीने के बराबर होता है। भारत सरकार ने तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए जमानत सुरक्षा के रूप में भारतीय गोल्ड रिजर्व से 67 टन सोने के प्रयोग से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आप देखिए $2.2 बिलियन का आपातकालीन ऋण प्राप्त किया। भारत ने आईएमएफ से आने वाले वर्षों में विभिन्न संरचनात्मक सुधारों का वादा किया, जैसे भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो गया, बजट राजकोषीय घाटे को कम करना, सरकारी खर्च एवं सब्सिडी में कमी करना, आयात उदारीकरण, औद्योगिक नीति में सुधार, व्यापार नीति में सुधार, बैंकिंग सुधार, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण आदि है। और आप देखिए, वर्तमान में भारत ने कोष के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक विशेष स्थान भी प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार भारत ने कोष के नीतियों के निर्धारण में एक विश्वसनीय भूमिका निभाई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिला है। आईएमएफ की आलोचना क्यों की जाती है, ये देख लीजिए। आईएमएफ की संरचना एक विवाद का क्षेत्र है, क्योंकि इसमें यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के पास असंतुलित मतदान और कोटा अधिकार है। ऋण प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानक बहुत ही अंतर्भेदी हैं और वे ऋण प्राप्तकर्ता देश की आर्थिक एवं राजनीतिक संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। मानक से अभिप्राय अधिक सशक्त शर्तों से है, जो अक्सर ऋण को पॉलिसी टूल में बदल देते हैं। ये राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों, बैंकिंग विनियमन, सरकारी घाटे और पेंशन नीतियों जैसे मुद्दों को शामिल करते हैं। आईएमएफ देशों की विशिष्ट विशेषताओं को समझे बिना ही उन पर नीतियों को लागू करते हैं, और जिससे आप देखिए उपरोक्त देशों द्वारा उन नीतियों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। और नीतियों को एक उपयुक्त क्रम में लागू करने की बजाय एक ही बार में लागू किया गया है। आईएमएफ यह मांग करता है कि देश तेजी से सरकारी सेवाओं का निजीकरण करे और इसके परिणाम स्वरूप मुक्त बाजार में एक अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आईएमएफ में सुधार की बात करें तो आईएमएफ कोटा, एक सदस्य देश वार्षिक तौर पर अपने कोटा का 200% तक एवं संचित रूप से 600% का उधार ले सकता है। आईएमएफ कोटा का सामान्य अर्थ है आईएमएफ के अंतर्गत वोट देने के अधिकार एवं ऋण लेने की अनुमति से होता है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आईएमएफ कोटे को इस प्रकार तैयार किया गया है कि यूएसए का कोटा 17.7% है, जो विभिन्न देशों के संचयी से भी अधिक है। G7 समूह 40% से अधिक कोटा रखता है। हालांकि आईएमएफ में भारत और रूस जैसे देशों के पास केवल 2.5% का ही कोटा है। और आईएमएफ के पास आप देखते हैं कि आईएमएफ के साथ असंतोष के कारण ब्रिक्स देशों ने एक नया संगठन स्थापित किया, जिसे ब्रिक्स बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना का उद्देश्य विश्व बैंक और आईएमएफ के प्रभाव को कम करना और विश्व में अपनी स्थिति को मजबूत करना एक तरह से है। और ब्रिक्स देश की विश्व जीडीपी के 1/5 भाग और विश्व जनसंख्या के 2/5 भाग के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान कोटा प्रणाली में कोई भी सुधार असंभव है, क्योंकि इसके लिए कुल वोट के 85% से अधिक की आवश्यकता है। असंतुलित मतदान अधिकार के कारण सुधार की भी बहुत ही सीमित संभावना है, क्योंकि अधिक मतदान क्षमता वाले देशों द्वारा अपने विशेष अधिकारों का सीमित या फिर कम करने का कोई भी व्यवहारिक प्रयास नहीं किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा अनुमोदित कोटा सुधार 2010 को विलंब के साथ वर्ष 2016 में लागू किया गया था, जिसका कारण अमेरिकी प्रतिबद्धता का अभाव था। और आईएमएफ का संयुक्त कोटा या वे देश जो योगदान देते हैं 238.5 बिलियन
एचडीआर लगभग आप देखिए 329 बिलियन डॉलर से बढ़कर 477 बिलियन, एचडीआर लगभग 659 बिलियन डॉलर हो गया। तो ये भी आंकड़े आते रहते हैं। ये आप देखिए अधिक अधिक प्रतिनिधित्व वाला कार्यकारी बोर्ड, कोटा सुधार 2010 में अनुबंध की शर्तों हेतु एक संशोधन भी शामिल किया गया और जिससे सभी निर्वाचित कार्यकारी बोर्ड की स्थापना की गई, जो एक और अधिक प्रतिनिधित्व कार्यकारी बोर्ड की सुविधा देता है। 15वें सामान्य कोटा समीक्षा कोर्स के संसाधनों या फिर स्रोतों को प्रदान करते हैं और शासन सुधार की प्रक्रिया को जारी भी रखता है। ये आप देखिए आईएमएफ और विश्व बैंक की तुलना की बात करें तो विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही ऋण देता है। इन दोनों संस्थाओं में एक अंतर यह भी है कि विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संसाधनों का इस्तेमाल निर्धन राष्ट्रों के साथ साथ धनी देश भी कर सकते हैं। आईएमएफ द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट देख लीजिए। आईएमएफ द्वारा आमतौर पर एक वर्ष में 2 बार वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस रिपोर्ट में समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं जैसे आर्थिक गतिविधि, रोजगार, मुद्रास्फीति, कीमत, विदेशी मुद्रा, वित्तीय बाजार, बाहरी भुगतान, वित्त पोषण तथा ऋण पर विचार करते हुए अर्थव्यवस्था के विकास का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिरता, उभरते बाजारों के वित्त पोषण का आकलन करती है और सामान्यतः रिपोर्ट प्रति वर्ष से 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में जारी की जाती है। आईएमएफ द्वारा प्रकाशित की जाने वाली राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट वैश्विक वित्तीय संकट के बाद राजकोषीय चुनौतियों से निपटने हेतु मानकों की रूपरेखा तैयार करती है। आईएमएफ में पदाधिकारी की बात करें तो आप देखते हैं कि इसमें जब भी आप लोग पेपर देने जा रहे हैं तो उस समय देख लिया करिएगा कौन पदाधिकारी है। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में आईएमएफ की भूमिका, तो वैश्विक महामारी कोविड-19 ने अंतर्राष्ट्रीय ऋण की मांग में वृद्धि करते हुए उसे नए स्तर पर पहुंचा दिया। 2019 के अंत की तुलना में वर्ष 2021 तक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ऋण अनुपात सकल घरेलू उत्पाद का 20%, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सकल घरेलू उत्पाद का 10%, निम्न आय वाले देशों में लगभग 7% तक बढ़ने का अनुमान है। विकासशील एवं निम्न आय वाले देशों की स्थिति की बात भी होती रहती है। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। मुझे लगता है कि आईएमएफ के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए और अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो ज़रूर आप लोग जवाब दे पाएंगे। कोई मेरे लिए सुझाव हो, आपका सवाल हो तो ज़रूर आप लोग भेज सकते हैं। धन्यवाद।